हाँ जी, तो आपका टॉपिक है हिमांक में अवनमन। तो आइए देखते हैं कि हिमांक में अवनमन जो है क्या होता है। जिस तरीके से आपने क्वथनांक में उन्नयन देखा, बिल्कुल वैसे ही हिमांक में अवनमन है, लेकिन परिभाषा डिफरेंट है। क्वथनांक की परिभाषा बचपन में आपने पढ़ी थी, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन करता है, माने कि उबलता है। और हिमांक की परिभाषा आपने पढ़ी कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको क्वथनांक की परिभाषा पढ़ाई कि लेटेस्ट क्वथनांक की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल वैसे ही आपको हिमांक की परिभाषा भी पढ़नी है। लेकिन इसके लिए हिमांक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हिमांक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाने जा रही हूँ। इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको वाष्प दाब दिखाया है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ये आपका एक वायुमंडल दाब है जो भी आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और ये आपका जो है यहाँ पर ताप दिया हुआ है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने आपको कोई विलायक दिया हुआ है, विलायक, ठीक है। और ये उसकी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था, और सॉरी ठोस अवस्था है। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, और यहाँ देखिए आप उसकी मान लीजिए द्रव अवस्था होगी, और द्रव का वाष्प दाब भी आपको मालूम है ज़्यादा होगा। ये द्रव अवस्था है और ये ग्राफ यहाँ मिल रहा है। अब जानते हैं ये इस वक्त जो भी टेम्परेचर है उसे हम कहेंगे हिमांक, ठीक है। तो ये ग्राफ आप एक बार यहाँ ऐसे देखिए, ये ग्राफ है आपका, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू हिमांक की परिभाषा बता देना चाहती हूँ कि हिमांक की परिभाषा क्या होती है। तो याद रखिए कि जब कभी भी आपने फ्रिज के अंदर पानी को जमाया होगा, पानी को ठोस अवस्था में पहुंचाया होगा, तो क्या करते हैं आप? जैसे ही आप पानी को एक बाउल में यानी कटोरे में लेकर फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके फ्रीजर के अंदर तापमान होता है उसकी वजह से द्रव की सतह पे पाए जाने वाले अणु जो होते हैं वो पीछे की तरफ, माने कहने का मतलब अपनी ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंकने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी आपने कटोरे के अंदर पानी लिया है, जैसे मान लीजिए कि ये आपने कटोरा लिया है और इस कटोरे के अंदर यहाँ पर पानी है, और आपको मालूम है कि जो पानी है इसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह है, सबसे पहले ये वाले अणु जो है वो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर देंगे फ्रीजर के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कभी 7th क्लास में ऊष्मा चैप्टर में पढ़ा होगा, या वैसे भी पहले ऊष्मा गतिकी में भी पढ़ा है 11th क्लास में, कि ऊष्मा हमेशा किधर से किधर चलती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब हीट का फ्लो हमेशा किधर होता है? हॉटर टू कोल्डर। हॉटर टू कोल्डर का मतलब गर्म चीजों से ठंडी चीजों की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा चलेगी। तो आप देखिए कि जैसे आप फ्रीजर में अपना कटोरा रखते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर कम है, और आप देखिए कटोरे के अंदर जो पानी दिया है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो कटोरे में सबसे ऊपर वाले अणु जो होते हैं वो अपनी ऊष्मा जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बाहर की तरफ निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। तो आप ऐसा करिए कि फ्रिज को एटलीस्ट, अगर आप फ्रिज आपकी रेगुलर चल रही है और अच्छे टेम्परेचर पे चल रही है, माने कि चिल्ड हो रही है काफी, तो आप एटलीस्ट 15-20 मिनट बाद जो भी आपने बाउल रखा था उसके अंदर हाथ डाल के देखिए। जैसे ही आप उंगली डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके उंगली डालने से ऊपर एक बर्फ की हल्की सी परत थी और वो जो है वो क्रैक हो गई है, टूट गई है। तो इस और नीचे जो होता है उसके पानी होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जब भी ताप कम होगा अंदर बाउल में रखे हुए पानी का, तो ऊपर जो है वो बर्फ बन जाएगी। जैसे ही ऊपर बर्फ बनना शुरू होगी, यानी कि कहने का मतलब आइस बनेगी, तो आपको मालूम है नीचे वाले जल का ताप अधिक है और ऊपर बनने वाली जो बर्फ की लेयर है उसका ताप कैसा है? कम है। तो आप देखिए हीट हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। 20 मिनट बाद आप देखिए लगातार क्या हो रहा होगा, ये वाले अणु क्या कर रहे होंगे? अपने अंदर से ऊष्मा जो है वो निकाल कर इनको दे रहे हैं, और इनको दे रहे हैं। ये यहाँ वाले अणु जो है वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। ऊपर एक काम चल रहा है, ऊपर एक काम ये चल रहा है कि ऊपर जितने भी अणु हैं वो अपनी ऊष्मा निकाल कर अपने आप को
ठोस अवस्था माने बर्फ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम बिल्कुल साथ साथ क्या हो रहा है कि नीचे वाले जल के अणु जो है वो अपनी ऊष्मा ऊपर वाली बर्फ को दे रहे हैं, और इससे उनकी ऊष्मा कम होने की वजह से यहाँ पर बर्फ बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। ये लोग ऊष्मा बाहर देते हैं तो यहाँ बर्फ बनने लगती है, और ये लोग ऊष्मा बाहर देते हैं तो यहाँ बर्फ बनने लगती है। तो आपको नहीं लगता एक्चुअली जो हिमांक है वो यही है, जब जितनी स्पीड से ये काम हो रहा हो उतनी स्पीड से ये हो रहा हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जरा ग्राफ में देखिए कि आपको जब हिमांक की बात करनी है तो द्रव की भी बात करनी है कि द्रव क्या कर रहा है, और आपको ठोस की भी बात करनी है कि ठोस के साथ क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको जो है वो एक विलायक दिया हुआ है, ये विलायक की कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था होगी, क्योंकि ठोस अवस्था में ताप जो होता है वो कम होता है। और ये जो है वो आपको मैंने विलायक दे रखा है, और ये विलायक की कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का ताप अधिक होता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ठोस का ताप कम है, द्रव का ताप अधिक है। तो फ्रीजर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बाउल में जो ऊपर वाले कण हैं, द्रव के कण, वो अपनी ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंकते हैं और लगातार अपना वाष्प दाब कम करते हैं, क्योंकि वो द्रव से ठोस में बदल रहे हैं। और वाष्प दाब कम, देखो कम भी हो रहा है, और उनका ताप भी कम होने लगता है, और वो ठोस अवस्था में आने लगते हैं। तो देखिए ये द्रव किधर आ रहा है, ठोस की तरफ आ रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, उसी वक्त क्या होता है कि यहाँ पर जो उपस्थित ठोस होता है, ठीक है, वो नीचे से आने वाले अणुओं का ताप लेता है और अपना वाष्प दाब बढ़ाता जाता है, और अपने आप को किसमें, द्रव में परिवर्तित कर लेता है। आपको ये बात यहीं पर याद रखनी है, इस जगह पर। और जैसे ही ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो भी ताप होता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। अगर ये चीज आपको टफ लग रही है तो आप एक बार फिर समझ सकते हैं। यहाँ पर एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, ऊष्मा बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है, जो द्रव की परत है वो ठोस की परत में कन्वर्ट होने जा रही है, यानी द्रव जो है वो ठोस की तरफ आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाले अणु जो है उसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसलिए ठोस जो है वो वापस किस में जा रहा है, द्रव में जा रहा है। तो आप देखिए ठोस वापस जो है किसकी तरफ जा रहा है, द्रव की तरफ जा रहा है। तो यानी कि वह ताप, एक ताप ऐसा होगा यहाँ पर जहां पर उस द्रव की वाष्प दाब और उसी की ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब होगा जब बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो आप इसे एक बार फिर समझ लीजिए कि वह सिचुएशन यानी कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का, यहाँ जो द्रव है उसका वाष्प दाब और यहाँ पर जो उपस्थित जो ठोस है उसका वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर होने का मतलब उतनी स्पीड से काम चले, जितनी स्पीड से यहाँ क्या बने ठोस, उतनी स्पीड से यहाँ क्या बन जाए, द्रव। तो आपको नहीं मालूम कि एक्चुअल जो फ्रीजिंग होगी वो नीचे से स्टार्ट होगी, एक्चुअल जो पानी जमेगा वो नीचे से जमता चला जाएगा ऊपर की तरफ, और आपका पूरी तरीके से फ्रीजिंग हो जाएगी। तो हिमांक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहां पर कोई जो भी आपको द्रव दिया तुरंत जम जाए। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ और आपका द्रव जो है तुरंत जो है वो बर्फ में बदल गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि हिमांक का जो मतलब है वो ये होता है कि ये वो ताप होता है जिस पर द्रव एक्चुअल में धीरे धीरे ठोस में ही लगातार बदलता चला जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर लगातार यहाँ से जो आपका द्रव है वो ठोस बनता है, आपका द्रव ठोस की तरफ आए और तुरंत आपका जो ठोस है वो लगातार नीचे से ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता रहे, तो ये दोनों काम एक साथ होंगे तो हम ये कहेंगे कि जितनी स्पीड से यहाँ से यहाँ ठोस बनेगा उतनी स्पीड से ये इसको ऊष्मा दे देगा तो यहाँ ठोस बनने लगेगा। तो एक्चुअल फ्रीजिंग नीचे से स्टार्ट होगी और धीरे 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 फ्रीजिंग होती चली जाएगी और इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी और आपका जितना भी पानी आपको बाउल में दिया गया था वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको परिभाषा ये नहीं याद करनी है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस जम जाता है, आपको परिभाषा याद करनी है कि वह ताप जिस पर किसी भी विलायक की द्रव अवस्था और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको हिमांक की परिभाषा आ गई और यहाँ पर हिमांक जो है वो विलायक का दे दिया गया है, लेकिन अब मैं विलयन के हिमांक की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए बिल्कुल पिछले वाले अणुसंग गुणधर्म की तरह मैं एक बार फिर अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने वाली हूँ। जैसे ही मैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालूंगी किसमें, विलायक में, तो आपको पता है ना वो वाष्प बनाएगा ना वो वाष्प बनाने देगा, तो आपको मालूम है उनका वाष्प दाब कम हो जाएगा
तो जिससे हिमांक जो है वो कम हो जाएगा, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको विलायक दिया था और आप डायग्राम में देखिए आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये आपको मैंने अब जो पॉइंट है वो विलयन का दिया है, क्योंकि आप जरा गौर से देखिए विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया, तो जो विलयन तैयार हुआ उसका वाष्प दाब कम है। अब क्या होगा, अब आप इसको भी फ्रीजर में रख दीजिए। जब आप फ्रीजर को रखेंगे तो ये भी तो अपना टेम्परेचर धीरे 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 इसी रेंज में कम करेगा, और एक वक्त आएगा कि ये जो द्रव आपका विलयन था इसका वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये T2 होगा, ये आपके विलयन का हिमांक हो जाएगा, राइट। अब आप जरा देखिए आपका ग्राफ जो है उसमें विलयन जो वो पीछे की तरफ आया है और जबकि विलायक जो वो आगे की तरफ आया है, यानी कहने का मतलब हिमांक जो है वो कम हो गया है, क्योंकि पीछे की तरफ ताप कम हो रहा है। तो किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब आप किसी विलायक के अंदर डालते हैं तो विलयन तैयार हो जाता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। वाष्प दाब कम होने की वजह से उसका हिमांक जो है वो कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, कितना कम हुआ एक बार फिर, लेकिन कम जो इस बार हुआ है तो आप ज्यादा में से कम ही घटाओगे। ज्यादा आपका T1 है, कम आपका T2 है, तो इस बार आप हिमांक में अवनमन जो है उसको डेल्टा TF से प्रदर्शित करोगे, लेकिन वो T2 माइनस T1 नहीं होगा, इस बार वो आपके लिए T1 माइनस T2 होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि डेल्टा TF का मतलब क्या है। डेल्टा T का मतलब कितना कम हो रहा है, ठीक है, कितना कम हुआ। तो मैंने आपको बताया कितना कम हुआ, T1 में से T2 घटा दीजिए, इतना कम हो गया। क्या कम हुआ, हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं, इसलिए हमने शब्द क्या लगाया नीचे, F। तो ये क्या है आपका, ये हिमांक में अवनमन है। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला इसका भी होगा जो आपने क्वथनांक में उन्नयन का पढ़ा। जैसे आप मुझे बताइए कि आपने क्वथनांक के उन्नयन में पढ़ा था डेल्टा TB समानुपाती होता है M के, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अवाष्पशील पदार्थ न डाला होता तो क्वथनांक में उन्नयन नहीं होता, और बिल्कुल वैसे ही अगर आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ न डाला होता तो हिमांक में अवनमन भी नहीं होता। तो आप देखिए जो हिमांक में आने वाला अवनमन है ये भी विलेय की मोललता के समानुपाती है। तो अब आप जब साइन हटाएंगे समानुपाती का तो यहाँ पर KF आ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा उसे कहते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर भी मोललता है इसलिए इसको भी बोलेंगे मोलल, लेकिन यहाँ पर उन्नयन नहीं हो रहा, क्वथनांक बड़ा नहीं है, जबकि हिमांक की बात हो रही है, हिमांक कम हो गया। तो कम होने का मतलब अवनमन है, तो इसका नाम हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, और अगर कभी भी इसको परिभाषित करना होगा तो आपको मोललता का मान 1 मोल प्रति kg लेना होगा। तो जैसे ही आप इसे 1 मोल प्रति kg लेंगे तो डेल्टा TF बराबर आपका KF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो KF है ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, और इसको जब भी परिभाषित करना होगा तो आप कैसे करेंगे कि किसी भी विलायक का मोलल अवनमन, किसी भी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक में अवनमन के बराबर होता है यदि मोललता को 1 मोल प्रति kg मान लिया जाए। परिभाषा बिल्कुल वैसी है। वहां पर आपने क्या किया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वथनांक में उन्नयन के बराबर माना था। तो आज यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक को आप हिमांक में अवनमन के बराबर मानोगे। वहां भी आपको मोललता 1 मोल प्रति kg करनी पड़ी, और यहाँ भी आपको मोललता जो है वो 1 मोल प्रति kg करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूले को आप बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करोगे जैसे आपने पहले किया था। डेल्टा TF समानुपाती M, फिर डेल्टा TF समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, KF आ जाएगा। F का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रीजिंग होता है इंग्लिश में, हिंदी में से हिमांक ही कहते हैं। इनटू M चल रहा है, तो अब इस M को अगर आप लिखोगे तो N/W आ जाएगा। N/W में N जो विलेय के मोल हैं, और ये जो भार है वो विलायक का होता है, विलायक का भार होता है, वो भी किलोग्राम में। तो अब जब इसको आप ओपन करोगे तो मोल्स जो है वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, ये कैपिटल W ही चलेगा अभी किलोग्राम में, राइट। और ओपन करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर वेट को नीचे ले आएंगे, कैपिटल W चल ही रहा है, लेकिन अगर वो ग्राम में हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला डेल्टा TF का आ जाएगा। अभी आपको याद रखना है इस फॉर्मूले में और पिछले फॉर्मूले में कोई खास अंतर नहीं है। उस फॉर्मूले में आपने डेल्टा TB का इस्तेमाल किया था तो यहाँ डेल्टा TF की बात होगी,
वहां आपने केबी का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ केएफ की बात होगी। तो दोनों फॉर्मूले एकदम सेम है, ठीक है, जरा सा डिफरेंस है। तो अब लास्ट आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो आपको मालूम है कि मैंने आपको 2 विलयन दे दिए। मान लीजिए एक विलयन में मैंने आपको 1 मोलरता वाला KCl और एक विलयन में हमने आपको 1 मोलरता वाला ग्लूकोज दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि इसमें हिमांक में अवनमन कम किस में होगा, हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आप तुरंत सोच लेंगे हिमांक में अवनमन भी एक अणु संख्या गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चूंकि KCl में कणों की संख्या 2 है और जबकि ग्लूकोज में कणों की संख्या 1 है, इसलिए KCl में अणु संख्या गुणधर्म यानी कि हिमांक में अवनमन का मान अधिक होगा। ठीक है, तो आज आपके अणु संख्या गुणधर्म सारे कंप्लीट हो गए। आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट